हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज के वीडियो में हम लोग ईडीएलआई स्कीम 1976 को देखेंगे। ईडीएलआई का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। इसको डिपॉजिट लिंक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है ना पीएफ के पैसा के साथ साथ इंश्योरेंस के पैसे को ऐड किया जाता है। मतलब पीएफ के पैसा और इंश्योरेंस का पैसा ये दोनों ऐड होते हैं, इसीलिए इसका नाम है डिपॉजिट लिंक। मतलब जो मेंबर का डिपॉजिट है उसके साथ इंश्योरेंस बेनिफिट को ऐड किया जाता है और वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, तो दोनों को जोड़ करके पीएफ प्रोवाइड किया जाता है बेनिफिट। इसीलिए इसका नाम है डिपॉजिट लिंक स्कीम। कि नहीं आया समझ में? ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो ईपीएफओ के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप पूछेगा सर किसको प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए हमारे ईपीएफओ ऑफिस में ना जब डेथ क्लेम आते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेथ इन सर्विस और एक होते हैं डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। तो जो डेथ इन सर्विस होते हैं ना उस केस में जो है ईडीएलआई स्कीम का जो है बेनिफिट दिया जाता है। क्योंकि सर डेथ इन सर्विस क्या होता है, तो देखिए जब कोई सदस्य जो हमारा सदस्य है, जो पीएफ का सदस्य है, वो ईडीएलआई का ऑटोमेटिक सदस्य हो जाता है। तो जब कोई सदस्य जो है ना सर्विस के दौरान उसका डेथ हो जाता है ना, तब उसके फैमिली मेंबर को हम लोग ईडीएलआई का बेनिफिट देते हैं, ईडीएलआई स्कीम का बेनिफिट देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ईडीएलआई स्कीम एक इंश्योरेंस स्कीम है जो ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो उसके फैमिली मेंबर को दिया जाता है या उसके नॉमिनी को दिया जाता है जो सर्विस के दौरान डेथ हो गया जिनका, दुर्भाग्यवश। कि नहीं आया समझ में? ये ईडीएलआई स्कीम जो है ना, हम लोग जब ईपीएफओ का एक्ट पढ़ रहे थे ना, 1952 एक्ट जो ईपीएफओ का पढ़ रहे थे ना, उसके सेक्शन 6 में लिखा गया था ईडीएलआई स्कीम के बारे में। इसीलिए ईडीएलआई स्कीम को बनाया गया और ईडीएलआई स्कीम को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ईपीएफओ एक्ट से ही 3 जो है स्कीम बनाया गया है, जिसमें से एक ईडीएलआई स्कीम है। कि नहीं आया समझ में? तो ईडीएलआई स्कीम एक इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम है जो डेथ इन सर्विस के केस में जो है मेंबर के फैमिली मेंबर या नॉमिनी को दिया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें बहुत सारे पैरा हैं, ठीक है। ईडीएलआई स्कीम में जो भी पैरा इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्पेशली मेंशन कर दूंगा ताकि आप उस पैरा को याद रखिएगा, ठीक है। जो इसका पैरा 1 है ना, ये बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में। मतलब कि ये ईडीएलआई स्कीम जो होगा इसका नाम क्या होगा, ये कब से लागू होगा और ये कहाँ लागू होगा, किस पे लागू होगा। कि नहीं आया समझ में? तो पैरा 1 में जो सब पैरा 1 है ना, ये बताता है कि इसका नाम होगा ईडीएलआई, मतलब एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976, ठीक है। सब पैरा 2 है ना, ये बोलता है ये 1 अगस्त 1976 से लागू होगा। और सब पैरा 3 जो है ना, ये बताता है कि ये स्कीम जो है किस पे लागू होगा। तो कहता है कि जिस पे ईपीएफओ का एक्ट लगा है ना, उस सभी एस्टेब्लिशमेंट के सभी एम्प्लॉय पे ये ईडीएलआई स्कीम लागू होगा। एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो आप ये याद रखिए कि जिस भी कंपनी पे ईपीएफओ का एक्ट लगा हुआ है ना, उस कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय होगा वो ईपीएफ का भी सदस्य हो जाता है और ईडीएलआई का भी सदस्य हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ईडीएलआई स्कीम का सदस्य वो होगा जिसपे ईपीएफ स्कीम का सदस्य होगा। ईपीएफ स्कीम का सदस्य कौन होता है? जो ईपीएफओ एक्ट जिस कंपनी पे लगा हुआ है उसके सभी एम्प्लॉय। कि नहीं आया समझ में? तो देखिए सब पैरा 3 बताता है कि ईडीएलआई स्कीम जो है उस कंपनी के सभी एम्प्लॉय पे लगेगा जो कंपनी ईपीएफओ एक्ट 1952 के अंडर आता है। कि नहीं आया समझ में? ओके। ये ईडीएलआई स्कीम जो है ना, इसका एक एक्सेप्शन भी है कि ये असम के टी फैक्ट्री पे नहीं लगता है। कि नहीं आया समझ में? तो ये याद रखिए, ये असम के टी फैक्ट्री जो होते हैं उस पर जो है ईडीएलआई स्कीम नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके ये इंपॉर्टेंट था पैरा, ठीक है। तो पैरा 1 इंपॉर्टेंट है, इसके तीनों सब पैरा को याद रखना है। इसके बाद पैरा 2 है, वो बताता है डिफिनेशन के बारे में। तो डिफिनेशन में कहा गया है कि डिफिनेशन में ए भी दिया है, सब जो हमारा पैरा 2 है उसमें ए भी दिया गया है। तो उसमें ए में कहा गया है कि जहां भी एक्ट लिखा रहे ना, तो एक्ट का मतलब समझिएगा कि 1952 का एक्ट है। और जो बी है ना, वो होता है एश्योरेंस बेनिफिट क्या होता है। तो एश्योरेंस बेनिफिट का मतलब क्या हुआ? देखिए एश्योरेंस बेनिफिट का मतलब हुआ कि जो भी डेथ इन सर्विस में, डेथ सर्विस के दौरान जिसका डेथ हुआ है उसके परिवार को जो हम ईडीएलआई स्कीम देते हैं ना, उस ईडीएलआई का जो बेनिफिट देते हैं ना, उसमें जो रुपया दे रहे हैं ना, उसी हम लोग कहेंगे एश्योरेंस बेनिफिट। कि नहीं आया समझ में? एश्योरेंस बेनिफिट का मतलब हुआ कि जो सदस्य मर गया, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस, अगर जो भी सदस्य का डेथ हो गया ना, उसके परिवार को जो हम एक अमाउंट देते हैं ना, पेमेंट जो देते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एश्योरेंस बेनिफिट है ये। कि नहीं आया समझ में? ओके। और कुछ नहीं लिखा है कि जो हमारा पैरा 2 है उसमें यही दिया है, और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि और कुछ भी रहे तो उससे आप समझ लीजिएगा कि ईपीएफओ एक्ट का जो डिफिनेशन है वही डिफिनेशन यहाँ भी काम करेगा। वो सी में लिखा गया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद पैरा 3 आता है। पैरा 3 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम।
जो हमारा ये इंपॉर्टेंट पैरा है, ठीक है। तो पैरा 3 बोलता है कि जो हमारा ईडीएलआई स्कीम है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, कोई भी स्कीम हो, चाहे वो ईपीएफ स्कीम हो या ईपीएस स्कीम हो या ईडीएलआई स्कीम हो, ये तीनों स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है ना, वो सीबीटी करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करता है, जिसका गठन 5A के सेक्शन 5A के अंतर्गत हुआ है 1952 के एक्ट के। कि नहीं आया समझ में। तो क्या याद रखना है कि पैरा 3 बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, ईडीएलआई स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कौन करेगा, तो सीबीटी करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी करेगा। उसके बाद पैरा 4 डिस्कस करता है रीजनल कमेटी के बारे में, ठीक है। तो रीजनल कमेटी का ईडीएलआई स्कीम से क्या लेना देना है, तो देखिए इसमें यह है कि रीजनल कमेटी क्या करता है। रीजनल कमेटी चाहे किसी भी स्कीम में हो, ठीक है, उसमें रीजनल कमेटी का काम ही होता है सीबीटी को क्या करना, एड एंड एडवाइस करना, एडवाइस देना, ठीक है, किसी मैटर पे। तो इस स्कीम में भी जो है ना, रीजनल कमेटी क्या करते हैं, सीबीटी को जो है एडवाइस देते हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसका जो है एश्योरेंस बेनिफिट सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डिस्पोजल जो है मतलब किस तरह से यहाँ का क्लेम का डिस्पोजल कैसे हो रहा है, रिकवरी हो रहा है कि नहीं सही से, इस सब के बारे में जो है ना, जो रीजनल कमेटी है ना, सीबीटी को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे। कि नहीं आया समझ में। तो क्या याद रखना है कि पैरा 4 में रीजनल कमेटी को डिस्कस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि रीजनल कमेटी जो है, रीजनल कमेटी, अब देखिए एक पैरा 4 जब ईपीएफ का हम लोग पढ़ेंगे ना, ईपीएफ स्कीम का, उसमें भी रीजनल कमेटी को डिस्कस किया गया है पैरा 4 में ही। और हम लोग ईडीएलआई स्कीम जब पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी देखिए पैरा 4 में रीजनल कमेटी को डिस्कस किया गया है। और यहाँ बताया गया है कि रीजनल कमेटी जिसका गठन किया गया है पैरा 4 ऑफ द ईपीएफ स्कीम से, ठीक है, वो एडवाइस करेगा सेंट्रल बोर्ड को, ठीक है, किस मैटर में, इस स्कीम को, ईडीएलआई स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर में एडवाइस करेगा। क्या सब एडवाइस करेगा, एडवाइस ये करेगा कि रिकवरी ऑफ द कंट्रीब्यूशन, मानिए कोई कंपनी ने ईडीएलआई स्कीम का कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो उसका रिकवरी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करेगा। जो क्लेम सब है, इसका डिस्पोजल सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कोई प्रोसिक्यूशन है तो उसका डिस्पोजल हो रहा है कि नहीं रहा, इस सब मैटर पे जो है ना, रीजनल कमेटी जो है एडवाइस करेगा या असिस्ट करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को। तो पैरा 4 कंप्लीट हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना पैरा 5 बताता है कि देखिए अभी मैंने आपको पैरा 3 बताया, पैरा 3 में आपको बताया कि जो ईडीएलआई स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीबीटी करेगा, सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। तो आप कहिएगा सर सीबीटी तो कोई मेंबर आदमी का तो नाम नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। तो यस, देखिए सीबीटी क्या है, सीबीटी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स जिसमें 43 मेंबर्स होते हैं, उसका ग्रुप है। अब क्या करेगा सीबीटी 2 लोग को जो है ना, अपना 2 लोग को का जिम्मेदारी दे देता है कि आप जो है ना इस स्कीम को अच्छा से चलाइए। अब वो 2 लोग कौन है, तो यही लिखा हुआ है पैरा 5 में। पैरा 5 में लिखा है कि डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो है ना अपना जिम्मेदारी अब 2 लोग को दे रहा है। कौन से 2 लोग को दे रहा है, तो लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड जो है ना एक रिजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है, उसमें पास करके जो सीबीटी का चेयरमैन है और जो सीपीएफसी है मतलब कमिश्नर जो है, ठीक है, हम लोग जानते हैं सीबीटी का चेयरमैन जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है हमारा मंत्री होते हैं भूपेंद्र यादव, वो होते हैं, और जो सीपीएफसी होते हैं। तो इस रिजोल्यूशन के द्वारा जो है सीबीटी जो है इसको पावर देते हैं, चेयरमैन को और कमिश्नर को पावर देते हैं, या दोनों को, ये अकेले या फिर ये अकेले या दोनों, बोथ, ठीक है। तो इनको पावर देते हैं कि आप जो ईडीएलआई स्कीम के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन से जो हमको एक फंड मिला है ना, आपको पता होना चाहिए कि ईडीएलआई स्कीम में जो है 0.5% इंप्लॉयर जो देते हैं, इंप्लॉयर का जो 0.5% इंप्लॉयर देते हैं, कि नहीं आया समझ में। हम लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना, आपको ये तो पता होगा कि हम लोग कंट्रीब्यूशन लेते हैं। ईआर सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो पे होता है ना, उस पर 12% कंट्रीब्यूशन जो है ईआर देता है। ईआर देता है मतलब ईआर मतलब इम्प्लॉय देता है और इम्प्लॉयर देता है 12%। लेकिन इसके अलावा भी जो है ना, जो है ईडीएलआई के लिए इम्प्लॉयर जो है ना 0.5% देते हैं। और आपको पता होना चाहिए एक और चार्जेज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हम लेते हैं, उसके लिए भी 0.5% देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 12%, 0.5%, 0.5%, इतने सारे हम लोग जो है कंट्रीब्यूशन जो है लेते हैं, किससे, इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर से, कि नहीं आया समझ में। तो हम लोग ईडीएलआई के लिए जो चार्ज, ईडीएलआई के लिए जो लेते हैं ना, वो 0.5% लेते हैं, और उस रुपया को हम लोग एक अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, जो अकाउंट 21 होता है, कि नहीं आया समझ में, जो आगे मैं आगे डिस्कस भी करूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो उस अकाउंट में जितना भी रुपया आया ना, उस फंड को यूज करना है हम लोग को ईडीएलआई का बेनिफिट देने के लिए, कि नहीं आया समझ में, ईडीएलआई का बेनिफिट प्रोवाइड करना है लोगों को। तो यही करता है सीबीटी, क्या करता है, रिजोल्यूशन के द्वारा ना 2 लोगों को, चेयरमैन को या फिर सीपीएफसी को, या दोनों को ये पावर देता है कि आप दोनों मिल करके इस फंड को निकाल करके आप जो है एक स्मूथ जो है फंड मतलब इस स्कीम को स्मूथली चलाइए, कि नहीं आया समझ में।
तो डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द सेंट्रल बोर्ड जो है सीपीएफसी को या चेयरमैन को या दोनों को ये पावर देते हैं, इस फंड का यूज करके आप जो है इस स्कीम को अच्छा से चलाइए। इस स्कीम को चलाने में आपको जो भी चीज़ खर्चा पड़े इस फंड से है रुपया निकाल करके आप चलाइए। लेकिन ध्यान रहे इस रेजोल्यूशन में एक लिमिट भी रखा गया है, इस रेजोल्यूशन में एक लिमिट भी लगा रहता है, इतना रुपया ही निकालिएगा, ये नहीं कि सब रुपया को खर्च कर देना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर साल क्या होता है ना कि सीपीएफसी एक बजट तैयार करता है हर साल, ठीक है। ये मैं डिस्कस करूंगा आगे। एक सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी स्कीम हो, ठीक है, चाहे वो ईडीएलआई हो या ईपीएस स्कीम हो या पीएफ स्कीम हो, ठीक है, ईपीएफ स्कीम हो, क्या करता है सीपीएफसी जो होते हैं ना वो हर साल जो है ना साल के जो अंत में जो है एक बजट तैयार करते हैं। और ये बजट, आप बजट समझ रहे हैं ना, बजट होता है आगे अगला ईयर के लिए, और रिपोर्ट होता है मतलब पिछले साल के लिए, मतलब जो साल कंप्लीट हुआ है उसके लिए रिपोर्ट तैयार किया जाता है और बजट तैयार किया जाता है अगले साल के लिए, ठीक है। तो जो सीपीएफसी एक बजट तैयार करते हैं कि सर इस अगला साल जो आने वाला है इस साल में कितना जो है अबाउट में रुपया आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा और कितना खर्च होगा। फिर उसको जो है सीपीएफसी सीबीटी को देते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को देते हैं, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट जो है उसको जो है पार्लियामेंट में दिखाते हैं, पार्लियामेंट में जो है बजट पास करते हैं। एक तरह से कहिए ना हमारा एक बजट तैयार हो गया कि इतना रुपया जो है हम लोग इस साल खर्च करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर भी एक लिमिट लगाया गया है कि ईडीएलआई स्कीम में एक साल में इतना ही खर्च करना है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब डिस्पोजल ऑफ पावर बाय द सेंट्रल बोर्ड ने जब ये पावर दिया सीपीएफसी को कि आप इस फंड से रुपया निकाल करके इस स्कीम को अच्छा से चलाइए, जो भी खर्चा आपको करना हो इस स्कीम को चलाने के लिए वो खर्चा सब आप कीजिए, ठीक है, इस फंड से निकाल करके। लेकिन याद रखिएगा उस लिमिट को भी याद रखिएगा जो आपको इस रेजोल्यूशन में लिख के मैं दे रहा हूँ कि ये लिमिट है, ठीक है, कि नहीं आया समझ। तो ये हम लोग का पैरा 5 बताता है। उसके बाद पैरा 6 है। पैरा 6 बताता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ कमिश्नर। अभी देखिए इसमें ना कमिश्नर जो है ना सीपीएफसी को एक एक्स्ट्रा पावर मिलता है। सीपीएफसी को कहता है इस पैरा में कि मतलब ये बिना सीबीटी से कंसल्ट किए हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को बिना बताए हुए जो है ना इस फंड से कुछ रुपया निकाल करके जो है, मानिए कि कोई मतलब जरूरी हो गया कि इस स्कीम को चलाने के लिए कुछ रुपये का जरूरत हो गया कि ये चीज़ करना है, ठीक है, इस स्कीम को चलाने के लिए, ये नहीं कि दूसरे काम करने के लिए, इस स्कीम को चलाने के लिए अगर सीपीएफसी को लगता है कि कुछ रुपया निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो जो है ना सीपीएफसी अपने जो है अपने मन से सीबीटी को बिना बताए हुए इसका जो है यूज कर सकता है। लेकिन तुरंत उसके बाद जो है सीपीएफसी जो है सीबीटी को बताएगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सीबीटी को इन्फॉर्म करेगा कि इसका रुपया का खर्च यहाँ पे किया गया है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ स्कीम चलता रहे, कि नहीं आया समझ में। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ कमिश्नर में विदाउट रेफरेंस टू सेंट्रल बोर्ड सैंक्शन कर सकता है एक्सपेंडिचर ऑन द कंटीजेंसी सप्लाई एंड सर्विसेज परचेज ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस फंड। मतलब इस इंश्योरेंस फंड को चलाने के लिए, ठीक है, सीपीएफसी जो है बिना रेफरेंस, सेंट्रल बोर्ड के रेफरेंस के बिना ही जो है इसका क्या कर सकता है, कुछ भी रुपया एक्सपेंडिचर खर्च कर सकता है इसको चलाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो है सब्जेक्ट टू द लिमिट अप टू विच द इट मेट बी ऑथराइज्ड, मतलब इसमें भी लिमिट लगा हुआ है कि मतलब एक अपने लिमिट पे करेगा कि जितना लिमिट है उसको ध्यान में रख के करेगा, ठीक है। उसके बाद पैरा 7 बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन। मतलब पैरा 7 ये बताता है कि ईडीएलआई स्कीम का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ईडीएलआई स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन आता है ना वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। कितना प्रोवाइड करता है, तो 0.5%। किसका प्रोवाइड करता है, तो पे का। तो पे की डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है कि पे का डिफिनेशन होता है बेसिक प्लस डीए प्लस आरए प्लस फूड वैल्यू ऑफ कॉन्सेशन, मतलब फूड वैल्यू का कॉन्सेशन जो होता है वो, ठीक है। तो ये चारों का जो जितना होता है ना, किसी पर्सन का मानिए 15,000 है ना, उसका 0.5% जो होगा ना वो जो है एम्प्लॉयर जो है ईडीएलआई स्कीम के लिए ईडीएलआई के अकाउंट में ईसीआर के थ्रू डाल देगा। तो कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया ना कि कहाँ से आता है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, 0.5% प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, तो मंथ खत्म होने के 15 दिन के भीतर, ठीक है, मंथ खत्म हुआ उसके अगला 15 दिन के अंदर में जमा करना होता है 0.5%, ठीक है। हमेशा ये भी याद रखिए कभी भी 15,000 से ज्यादा पे ईडीएलआई स्कीम का जो है 0.5% नहीं देना है, कि नहीं आया समझ में। हाँ, तो 15,000 का जब 0.5% निकालिएगा, 15,000 का जब 1% होता है 150 रुपया, तो 0.5 कितना हुआ, 75 रुपया। मतलब 75 रुपया 1% के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयर जो होता है, कंपनी जब प्रोवाइड करता है ना ईडीएलआई स्कीम के लिए बेनिफिट, तो टोटल सभी एम्प्लॉय को जोड़ के करता है, ठीक है, एक लिंक। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि 15,000 सीलिंग है, ठीक है, 15,000 से ज्यादा पे 0.5% नहीं लगाना है, ठीक है, उतना ही। और राउंड ऑफ रुपीज तो हर एक स्कीम में होता है कि राउंड ऑफ रुपीज में पे करना है, ठीक है।
तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है ये आपको समझ में आ गया ना ईडेला स्कीम का। तो ये पैरा 7 बताता है। उसके बाद पैरा 8 है। पैरा 8 बताता है, 7 इंपोर्टेंट है पैरा, ठीक है। पैरा 8 बताता है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब ये हुआ कि ये जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है ना, कैसे पे करेगा हमारा ईडीएल स्कीम को। तो इसी के बारे में बताया है कि कैसे पे करता है। तो हम लोग जानते हैं ईसीआर के थ्रू पे करता है आजकल, ठीक है। तो ईसीआर के थ्रू पे करता है। कब पे करता है? तो 15 तारीख के अंदर पे करता है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। तो एम्प्लॉयर जो है ना, उस एम्प्लॉयर भी दो कैटेगरी का होता है, एक एम्प्लॉयर होता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में डिफरेंसेज होता है, ठीक है। जैसे ईपीएफओ में जो गार्ड सब होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया हुआ है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर। और हमारा ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ उसमें जो गार्ड काम कर रहा है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए, उस गार्ड के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया। तो दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन जो जमा करना है ना, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। ईसीआर का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है, ठीक है। इसके बाद आता है 8A और 8B, ठीक है। तो 8A इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 8A बताता है रिकवरी ऑफ डैमेजेज फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, हमारा ईडीएल स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है ना, तो वो देने में क्या कर दिया, डिफॉल्ट हो गया, नहीं दे पाया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉयर से पेनल्टी एंड डैमेज मारते हैं, ठीक है। उस एम्प्लॉयर पर जो है डैमेज लेते हैं, पेनल्टी लेते हैं कि नहीं, आया समझ। जो हमेशा हम लोग सभी स्कीम में देखते हैं, पेनल्टी एंड डैमेज पड़ता है अगर कंट्रीब्यूशन नहीं जमा करता है। उस केस में आप जानते होंगे कि अगर लेस देन 2 मंथ, अगर 2 मंथ से कम 2 मंथ से कम है, मतलब उसने जमा नहीं किया, 2 मंथ से कम का समय हुआ है, तब उसे 5% पेनल्टी मारेंगे। अगर 2 से 4 मंथ के बीच रहेगा उसका टाइम पीरियड, लेट होने का टाइम पीरियड, तो उसे 10% का पेनल्टी मारेंगे, ठीक है, डैमेजेज मारेंगे, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद 15% और 25%, ये भी राउंड ऑफ रुपीज में होना चाहिए, ठीक है। 8B बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 8B बताता है कि टर्म एंड कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ द वेवर ऑफ डैमेज। ये जो डैमेजेज हम लोग ने मारा ना, कि अगर कोई एम्प्लॉयर है उसने कंट्रीब्यूशन जमा नहीं किया, तो उसे हम लोग ने डैमेज, मतलब डैमेज के रूप में उससे वसूल किया। डैमेज किस में है? तो 14B में, जो हमारा ईपीएफओ का एक्ट 1952 था ना, उसमें 14B में डैमेजेस के बारे में डिस्कस किया गया है कि किसी भी कोई भी एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कर पाया, तो उस पर हम लोग पेनल्टी डैमेजेस लेते हैं, ठीक है। तो पेनल्टी 14 में स्टार्ट होता है, पूरे पेनल्टी के बारे में हमारा सेक्शन 14 डिस्कस करता है। उसी में 14B बोलता है डैमेजेस के बारे में। तो जो डैमेजेस देना पड़ेगा ना उस कंपनी को, क्या कंपनी को माफ कर सकता है? क्या ईपीएफओ माफ करेगा? क्या डैमेजेस माफ कर सकता है? मानिए कि कंपनी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा स्थिति में है कि नहीं दे पाएगा, तो क्या माफ करता है ईपीएफओ? तो यस, माफ करता है, ठीक है। ईपीएफओ में माफ करने का अधिकार जो है, वेव करने का अधिकार जो है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के पास है, ठीक है। अब रहा इसके लिए 3 केस दिया हुआ है कि किस केस में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी माफ करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 8B बताता है किसके बारे में, तो पैरा 8B बताता है कि वेवर ऑफ द डैमेजेस के बारे में, डैमेज को कैसे छोड़ा जाता है, कैसे माफ किया जाता है। कौन माफ करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी माफ करता है। किसको माफ करता है? तो डैमेजेस को माफ करता है, जो कि 14B में डिस्कस किया गया है, सेक्शन 14B में, ठीक है। 3 केस मैंने बताया कि 8B में जो ABC है, उसमें A बताता है कि कोई कंपनी अगर सिक कंपनी है और वो एक दूसरी कंपनी में मर्ज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है CBT जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है, उसके पूरे डैमेजेस को माफ कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कर देगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ऐसा स्थिति में है, अगर कोई सिक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रहा है ना, तो उस केस में अगर CBT को लगेगा कि माफ करने लायक है, तो माफ कर सकता है। उसके बाद B में बोलता है कि अगर कोई कंपनी है जिसका देख रेख BIFR कर रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देख रहा है, ठीक है, BIFR। क्योंकि सर ये क्या होता है, तो देखिए, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है ना, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? तो जो कंपनी सब डूब रही है ना, जो सिक कंपनी है ना, उस सबको उबारने के लिए, उस सबको अच्छा करने के लिए इसका गठन किया गया है। ये क्या करता है? उस कंपनी को एडवाइस देता है, उस कंपनी को डेप्ट देता है, मतलब ये सब देता है ताकि वो सिक कंपनी जो है अच्छा हो सके, ठीक है। तो इस केस में भी जो जिसको आप देख रेख जो है BIFR के अंडर हो रहा है, उस कंपनी को भी अगर CBT को लगता है कि इसको भी डैमेजेज माफ कर देना चाहिए, तो उसको भी 100% तक डैमेजेज माफ कर सकता है, ठीक है। और जो C है ना, इसमें लिखा गया है कि कोई कंपनी है वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मेरा भी डैमेज माफ कर दीजिए, तो उसके मेरिट के आधार पर उसका CBT माफ करेगा, लेकिन 50% तक उसको करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला 2 केस था ना, उसमें 100% तक डैमेजेस को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो C में लिखा गया है उसमें लिखा है
अगर कोई कंपनी रिक्वेस्ट कर रहा है ना तो उसके मेरिट के अकॉर्डिंग सीबीटी को लगता है तो 50% तक माफ कर देगा, ठीक है। इसके बाद पैरा 9 है। पैरा 9 बताता है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वेजेज ऑफ एम्प्लॉय। मतलब क्या हुआ कि ईडीएलआई स्कीम का जो रुपया लेते हैं ना हम लोग एम्प्लॉयर से लेते हैं 0.5%, ठीक है, पे का। तो जो 0.5% कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। तो ये नहीं करेगा एम्प्लॉयर कि एम्प्लॉय के डिडक्शन से काट लेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एम्प्लॉयर को पे करना है, एम्प्लॉय को नहीं पे करना है। एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंश्योरेंस स्कीम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो पीएफ का सदस्य होता है, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली ईडीएलआई का सदस्य हो जाता है और ईडीएलआई में उसे फ्री ऑफ कॉस्ट का मानिए इंश्योरेंस पॉलिसी कवर हो गया, ठीक है। जिसका प्रीमियम भर कौन रहा है? तो उसका प्रीमियम भर रहा है एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वो कंपनी भर रहा है 0 पॉइंट। तो यही लिखा गया पैरा 9 में कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन जो ईडीएलआई में आता है वो एम्प्लॉय के वजह से नहीं काटना है, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। पैरा 10 डिस्कस करता है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में, मतलब कि एक एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी होता है। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैरा 10 में देखिए एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी होगा। तो एम्प्लॉयर जो है, कंपनी जो है, वो ड्यूटी उसका ये होता है कि मानिए कोई इस मंथ में, मतलब अभी जो मंथ चल रहा है इस मंथ में मानिए कोई ईपीएफ का सदस्य बना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ईडीएलआई का सदस्य बन गया। तो जो अभी जो है ना ये जो सदस्य बना ना, तो एसी को जो है, मतलब कमिश्नर को जो है ना ये बताना पड़ेगा। तो फॉर्म 5 में के द्वारा जो है ये कमिश्नर को रिपोर्ट करता है एम्प्लॉयर कि देखिए हमारे यहाँ जो है पिछले मंथ ये सदस्य जो है ईपीएफओ का सदस्य बना है, मतलब पीएफ स्कीम का सदस्य बना है, तो ईडीएलआई का भी सदस्य बना है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पेश करता है किस कमिश्नर के पास, ठीक है। उसी तरह जो है फॉर्म 10 भी भर के देता है, मतलब कि ये लोग जो है हमारे स्कीम को छोड़ के चले गए, ठीक है, मतलब लीव कर गए, ठीक है। तो ये सब एम्प्लॉयर का ड्यूटी होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पैरा 10, ठीक है, ओके। उसके बाद है पैरा 11। पैरा 11 बोलता है इंस्पेक्शन एंड ऑफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर बाय द कमिश्नर या इंस्पेक्टर। मतलब ये हुआ कि कोई भी, अभी ये भी एम्प्लॉयर का ही है, कहता है कि एम्प्लॉयर को जो है ना अपना रजिस्टर अकाउंट सब मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर सेल, ठीक है, उसको अपना रिकॉर्ड रजिस्टर सब मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि कमिश्नर या इंस्पेक्टर जब विजिट करे ना देखने के लिए तो वो उसको दे सके कि आप देखिए, प्रोड्यूस कर सके उसके सामने, ठीक है, इंस्पेक्टर और एसी के सामने, कमिश्नर के सामने। कि नहीं आया समझ में? 11 इंपोर्टेंट नहीं है। 12 दिया है सप्लाई ऑफ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर। इसमें क्या बताता है? इसमें बताता है कि अगर किसी एम्प्लॉयर को फॉर्म्स चाहिए ना, कोई भी फॉर्म्स चाहिए, तो हम लोग जो है ना ईपीएफओ जो है ना उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में वो फॉर्म्स देंगे। कि नहीं आया समझ में? जैसे मानिए कि एम्प्लॉयर को, किसी कंपनी को जो है फॉर्म 10 चाहिए, फॉर्म 5 चाहिए, तो हम उसको आराम से हमारे पास प्रिंट करके रखते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसे देते हैं। हमारे ये पैरा में लिखा गया है फॉर्म 12 में कि सप्लाई ऑफ फॉर्म टू एम्प्लॉयर, हमको एम्प्लॉयर को फॉर्म्स देना है, फॉर्म 10C हो गया वगैरह वगैरह, सब फॉर्म हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ठीक है। हम लोग ने पैरा 12 तक कंप्लीट कर लिया। अब जो पैरा 13 और 14 है ना, ये दोनों बताता है हमारे अकाउंट के बारे में। जो ईडीएलआई स्कीम से रिलेटेड अकाउंट है ना, ईडीएलआई का जो फंड आता है ना वो अकाउंट में रखाएगा, तो उसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो ईडीएलआई स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन हम लोग ने 0.5% जो लिया ना एम्प्लॉयर से, ठीक है, जो 0.5% हम लोग ने जो एम्प्लॉयर से लिया ना कंट्रीब्यूशन ईडीएलआई प्रोवाइड करने के लिए, उसको जो हम लोग रखते हैं ना, वो रखते हैं हम लोग किस में? तो वो रखते हैं हम लोग ईडीएलआई फंड में, ईडीएलआई फंड अकाउंट जो होता है उसमें रखते हैं, जिसके बारे में पैरा 14 बात करता है। और पहले क्या होता था कि हम लोग ईडीएलआई प्रोवाइड करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लेते थे एम्प्लॉयर से, नहीं आया समझ में? उसे हम लोग बोलते थे ईडीएलआई एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ठीक है। और उसके लिए हम लोग ने एक अकाउंट भी बनाया था जिसका नाम था इंश्योरेंस फंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, जो अकाउंट 22 होता था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ईडीएलआई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज नहीं लेते हैं। तो पैरा 13 बात करता है, देखिए पैरा 13 लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट के बारे में, लेकिन ईडीएलआई अकाउंट में आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेते ही नहीं है, तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट अब रहा नहीं। अकाउंट 22 होता था ये, ठीक है, अकाउंट 22 एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट होता था, जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईडीएलआई के लिए चार्जेस लेता था। तो पैरा 13 तो अब मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है, जितना, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। पैरा 14 बात करता है किसके बारे में? तो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड अकाउंट के बारे में। तो यही वो अकाउंट की बात मैं कर रहा था कि अगर एम्प्लॉयर से जो हमने 0.5% लिया ना, उस किस अकाउंट पे रखेंगे, तो उस अकाउंट का नाम होगा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड अकाउंट, जो कि हमारा अकाउंट 21 होता है। कि नहीं आया समझ में? अकाउंट 21 जो होता है उसमें ये रुपया हम लोग 0.5% वाला रुपया रखते हैं। कि नहीं आया समझ में? जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से आया, इसी के द्वारा जो है हम लोग ईडीएलआई स्कीम का बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कि नहीं याद में?
तो पैरा 14 इंपॉर्टेंट है। पैरा 14 में ही किस चीज़ की बात की गई है, ईडीएलआई जो है हमारा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड अकाउंट की बात की गई, मतलब अकाउंट 21 की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद जो 15 है ना, वो बताता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी बिलोंगिंग टू इंश्योरेंस फंड। मानिए कि हमारे पास जो ईडीएलआई का जो फंड आया ना, ईडीएलआई के द्वारा जो हमको फंड आया ना, उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है ना, क्योंकि हम लोग जो ईपीएफओ चलता है वो किस पे चलता है, हम लोग अपने रुपया को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, वहाँ से जो बेनिफिट मिलता है तब ना हम अपने सदस्य को इतना इंटरेस्ट देते हैं, 8% समथिंग इंटरेस्ट देते हैं। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग कैसे दे पाते हैं, क्योंकि हम लोग उस रुपया को इन्वेस्ट करते हैं। तो लिखा गया है कि जो इंश्योरेंस फंड में जो रुपया आया ना, उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उसको उसी रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है जो हम लोग के पैराग्राफ 52 जो ईपीएफ स्कीम है ना, उसके पैराग्राफ 52 में जो लिखा है ना, उसी के अकॉर्डिंग। आप कहोगे सर पैराग्राफ 52 में क्या लिखा है, देखिए पैराग्राफ 52 में कुछ नहीं लिखा है। पैराग्राफ 52 को जब आप देखिएगा ना, तो उसमें कहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे तय किया है कि मतलब इन्वेस्ट करना है, मतलब एक ट्रस्टी होता है, ट्रस्टीशिप होता है, उस सब के अकॉर्डिंग, मतलब सिंपल से समझिए ना, इस जो रुपया है ना, इसको जो है कुछ परसेंटेज जो है बॉन्ड खरीदा जाता है, कुछ परसेंट जो है डिवेंचर वगैरह वगैरह सिक्योरिटी सब में इन्वेस्ट किया जाता है। तो हमारा पैरा 15 बात करता है इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस फंड में जो रुपया है उसको इन्वेस्टमेंट करने की बात करता है, ठीक है। जो पैरा 16 है ना, वो बात करता है इंटरेस्ट की, ठीक है। इंटरेस्ट की, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मानिए कि जो हमारा ईडीएलआई का फंड से जो भी हमको कमाए हुआ, ठीक है, जो भी हुआ ना, वो सब हम डाल देंगे उसी अकाउंट में, ठीक है। मतलब कि मानिए कि इंश्योरेंस फंड को हमने मतलब मार्केट में लगाया, उसे इन्वेस्ट किया, तो उससे जो भी रिटर्न आया ना, उस सभी इंटरेस्ट जो भी आया ना, सब हमको उसी अकाउंट में डाल देना है, ठीक है। तो ये बात करता है कि पैरा 16 बात करता है ऑल इंटरेस्ट, रेंट, अदर इनकम, रियलाइज्ड नेट या प्रॉफिट जो भी हो, लॉस या प्रॉफिट जो भी हो, सब हम लोग क्या करेंगे उसी अकाउंट पे, इंश्योरेंस फंड अकाउंट जो है उसी में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है पैरा 17। पैरा 17 बोलता है डिस्पोजल ऑफ इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस फंड का डिस्पोजल कैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस फंड का जो अमाउंट है ना, ठीक है, और अदर पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि डिस्पोजल ऑफ इंश्योरेंस फंड का मतलब हुआ कि जो हमारा इंश्योरेंस फंड है ना, इसका जो डिस्पोज करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि इसमें जितना भी जो फंड रखा हुआ है ना, इसका डिस्पोज हम लोग करेंगे केवल ईडीएलआई स्कीम प्रोवाइड करने के लिए, न कि और किसी काम के लिए। ये बात करता है इसमें, ठीक है। पैरा 17 में बात करता है कि ईडीएलआई स्कीम में जो फंड रखा गया है ना, उसमें केवल ईडीएलआई स्कीम के काम के लिए यूज करना है, मतलब ईडीएलआई स्कीम के बेनिफिट देने के लिए यूज करना है, न कि और कुछ काम के लिए। अगर और कुछ काम करना है ना, तो आपको सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ईडीएलआई का बनाया गया, जो कि अब खत्म हो गया, उससे करना था, ठीक है। लेकिन अब तो वो भी रहा नहीं। तो आप सिंपल सा ये याद रखिए कि पैरा 17 बताता है कि इंश्योरेंस फंड का जो रुपया है ना, वो केवल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। अब रहा कि और कुछ काम के लिए यूज किया जा सकता है एक्सेप्शन कंडीशन में, तो हाँ, अगर सीबीटी परमिशन देता है तो किया जा सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। इसके बाद पैरा 18 है। पैरा 18 बात करता है एक्सपेंसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेज कहाँ से होगा। अब देखिए, पहले क्या होता था कि ईडीएलआई स्कीम के एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चा होता था ना, वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लेते, लेकिन अब तो लेते नहीं है। तो अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में ईडीएलआई में कुछ नहीं लेते हैं। तो पैरा 18 जो है वो बताता है कि एक्सपेंसेज ऑफ ईडीएलआई स्कीम को चलाने में हमको जो पैसा लगा वो कहाँ से लेते हैं। तो इसमें तो लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस फंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, मतलब ये बात कर रहा है अकाउंट 22 से, जो अब एग्जिस्ट करता नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसीलिए अब एडमिनिस्ट्रेशन का चार्जेज हम लोग को जो मतलब ईडीएलआई स्कीम को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा आता है ना, वो हम लोग ईडीएलआई से नहीं लेते हैं, कहीं से भी नहीं लेते हैं। हम लोग जो हम लोग का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं ना, जो टोटल का सभी ये स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज एम्प्लॉयर से लेते हैं ना 0.5%, उसी से अब एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ठीक है। ईडीएलआई के लिए कोई स्पेशल अब एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। आप देख सकते हैं डीपली, अगर कहीं से हो तो मुझे भी बताइएगा, ठीक है। पैरा 19 बात करता है फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा गया है कि मतलब देखिए, सेंट्रल बोर्ड शेल मेंटेन द अकाउंट ऑफ इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि जो सेंट्रल बोर्ड है ना, मतलब पैरा 19 में लिखा है कि सेंट्रल बोर्ड जो है ना, हर साल जो है मार्च, लिखा है 31 मार्च से पहले, ठीक है, 31 मार्च तक, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारे ईडीएलआई स्कीम में जो है ना कितना फंड आया और कितना रुपया खर्च हुआ, ठीक है। ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में ऐसा करते हैं, और एक बैलेंस शीट बनाते हैं फॉर्म 3 में, कि नहीं आया समझ में। तो फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 समझ में आया ना। एक में इनकम फॉर्म 1 में बनाते हैं, फॉर्म 2 में एक्सपेंडिचर बनाते हैं, और फॉर्म 3 में बैलेंस शीट बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सेंट्रल बोर्ड बनाते हैं, ठीक है।
अपने EDLI स्कीम के फंड का बनाते हैं, ठीक है, ताकि प्रिपेयर करते फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ये क्यों बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे रिपोर्ट, ठीक है, तो इसीलिए। इसके बाद पैरा 20 है, पैरा 20 में ऑडिट की बात की गई कि इसका ऑडिट होगा ना। तो हाँ, EDLI स्कीम का जो है ना, EDLI का जो फंड है, EDLI का जो स्कीम प्रोवाइड करते हैं, इसका भी ऑडिट किया जाता है, ठीक है, इसका भी ऑडिट होता है, जैसे सबका ऑडिट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करवाता है कैग से एडवाइस लेकर के, ठीक है। इसके बाद 21 में बात करता है बजट के बारे में, ठीक है। तो देखिए बजट में क्या होता है कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि क्या है ना कि हमारा जो कमिश्नर है ना, ये जो है 15 फरवरी से पहले, 15 फरवरी से पहले जो है ये क्या करेंगे, एक प्रोबेबल बजट तैयार करेंगे। बजट क्या होता है, अगले साल के लिए, ठीक है। तो अगले साल के लिए एक प्रोबेबल बजट तैयार करेंगे कि इस साल जो है, अगले साल जो आने वाला साल है ना, उस साल हमको कितना EDLI में जो है रुपया आएगा एज ए कंट्रीब्यूशन और कितना रुपया खर्च होगा, ठीक है। और वो CPFC जो है ना वो दे देंगे CBT को, और CBT जो है ना 1 महीना के अंदर, जब CPFC ने CBT को दिया ना, उसके CBT को मिल गया, अब CBT जो है ना 1 महीना के अंदर जो है ना उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे। और इस तरह से अब जो है आगे कंडीशन लगाया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मिलेगा, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 21 बजट की बात करती है पैरा, ये याद रखिएगा। बजट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक प्रोबेबल जो है CPFC एक प्रोबेबल जो है EDLI स्कीम के बारे में बजट बनाता है कि कितना रुपया आएगा, कितना रुपया खर्च होगा, और वो CBT को देते हैं, CBT जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। अभी देखिए बजट का काम इसीलिए याद रखना है क्योंकि देखिए यहाँ से एक बजट तैयार हो जाता है कि इस साल इतना ही रुपया EDLI में खर्च करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। एक्सेप्शन केस में किया जा सकता है, जो CPFC के पास एक पावर होता है कि बजट को फिर से जो है रीअप्रोप्रिएशन किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है हम लोग का जो है पैरा 22, ठीक है। ये अब जो पैरा 22 है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। पैरा 22, पैरा 23 और पैरा 24, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरा 22 में डिस्कस किया गया है कि किसी को EDLI का बेनिफिट कितना मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए ना मतलब बहुत ही अच्छा है, एक इतना अच्छा पॉलिसी है EPFO का। EDLI स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि EDLI का स्कीम का बेनिफिट कैसे मिलता है। देखिए क्या होता है ना कि मानिए अभी जो एक्चुअली क्या है कि EDLI स्कीम का एमेंडेशन हमेशा 16 में हुआ है, 18 में हुआ है, 20 में हुआ, हमेशा इस स्कीम में जो है बदलाव अमेंड होते रहता है, अमेंडमेंट होते रहता है। इसलिए जो अभी नया है ना वो इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो दिया गया है ना वो थोड़ा पुराना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए कि पैरा 22 के अंतर्गत जो है EDLI स्कीम के द्वारा कितना बेनिफिट दिया रहा है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मानिए किसी मेंबर जो है, हमारा EPF का जो मेंबर है, जो EDLI का ऑटोमेटिक मेंबर है, तो उसका जो है ना मानिए कि डेथ इन सर्विस हो गया, मतलब कि सर्विस के दौरान उसका डेथ हो गया, ठीक है। अगर उसका सर्विस ना, अगर मानिए कि पिछला सर्विस अगर 12 महीने से कम है, मतलब 1 साल से कम का उसका सर्विस है, ठीक है। अगर किसी भी पर्सन का अगर 1 साल से कम का सर्विस होता है ना, उसका जो EDLI जाता है ना वो कैसे जाता है, तो देखिए उसका EDLI जो है एक क्या करता है, उसका जितना एवरेज पे होता है ना वो दिया जाता है। मतलब EDLI स्कीम अगर 1 साल से कम का सर्विस रहता है ना, तो उसका एवरेज जितना होगा ना उसका वेजेज का, उतना उसको दिया जाता है एज ए इंश्योरेंस बेनिफिट। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सर ये तो बहुत कम होगा, तो यह श्योरली आपको पता होना चाहिए कि EDLI स्कीम का जो बेनिफिट होता है ना, वो अगर कोई पर्सन 12 महीने तक सर्विस किया है ना, उसको अच्छा मिलता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन जो 12 महीने से कम का सर्विस जिसका रहता है ना EDLI में, उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है। तो ये याद रखिए कि अगर किसी पर्सन का सर्विस 12 महीने से कम है और सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो गई, उसके जो क्लेमेंट है या उसके जो फैमिली मेंबर है, उसको जो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा, तो उस पर्सन जितना दिन काम किया है ना उसके एवरेज वेजेज के हिसाब से मिलेगा। एवरेज वेजेज जितना होगा उतना ही रुपया मिलेगा। अगर उसका एवरेज वेजेज मानिए कि 50,000 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, एवरेज वेजेज के लिए भी बताया गया कि अगर एवरेज वेजेज 50,000 से ज़्यादा आ गया तो कहता है कि 50,000 रुपया प्लस जितना ज़्यादा आया उसका 40% देने के लिए। नहीं आया समझ में? ये किस केस में है? अगर सर्विस जो है लेस देन 12 मंथ हो। तो आगे आपको समझ में कि अगर किसी पर्सन का सर्विस 12 महीने से कम है तो उसका जो EDLI प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो जितना मंथ उसने काम किया है ना उसका एवरेज वेजेस जो होगा ना उतना ही रुपया दिया जाएगा। अगर वो एवरेज वेजेस 50,000 से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो 50,000 और प्लस जितना ज़्यादा हुआ उसका 40%, ठीक है, और मैक्सिमम 1 लाख तक ही देते हैं जब इन केस ऑफ लेस देन 12 मंथ सर्विस, ठीक है, लेस देन 12 मंथ के सर्विस में हम लोग इतना ही EDLI का बेनिफिट देते हैं।
अब रहा किसी का सर्विस जो है ना, जो है 12 महीने से ज़्यादा है, ठीक है, और 12 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूस ज़्यादा है, मतलब मानिए कि मतलब कोई पर्सन है जो है उसका सर्विस जो है ना किसी कंपनी में काम कर रहा है, जो है उसमें लास्ट जो 12 मंथ का जो है वो कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, लास्ट 12 मंथ उसका जो है। अब ये कंट्रीब्यूशन जो हम लोग देखते हैं ना, कब से देखते हैं, तो जिस मंथ डेथ हुआ है ना उससे पिछला देखते हैं कि 12 मंथ उसका कंट्रीब्यूशन उस कंपनी में आया है कि नहीं आया है। अगर आया है, ठीक है, तो अगर आया है तो देखिए इसके लिए एक डेट दिया गया कि अगर 15 फरवरी 2018 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक के बीच में अगर उस पर्सन का डेथ हुआ है, ध्यान रखिए इस डेट को कि 15 फरवरी 2018 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक के बीच में अगर डेथ हुआ है ना, तो उस पर्सन का जो ईडीएलआई बनेगा ना, तो उसके लास्ट 12 महीने का एवरेज पे को 30 से गुना कर दिया जाएगा। और इसमें और भी है, ठीक है, और जितना पीएफ में अमाउंट होगा ना उसका 50% को ऐड कर दिया जाएगा। कितना अच्छा है स्कीम है, सोचिए एक मेंबर है जिसका डेथ हो गया, ठीक है, उसके पीएफ अकाउंट में मानिए कि 4 लाख रुपया था, ठीक है, पीएफ अकाउंट में मानिए कि 4 लाख रुपया था, तो सबसे पहले तो 4 लाख का आधा जो है 2 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है, वो होगा ऐड होगा। फिर कहता है उसका 12 महीने का जो एवरेज पे होगा ना उसका 30 गुना करना है, ठीक है, मानिए कि उसका 10,000 था तो 10,000 का 30 गुना करेगा, 30 लाख रुपया हो गया, 30 लाख उधर, 2 लाख रुपया इधर, 5 लाख रुपया, टोटल 5 लाख रुपया इसको इंश्योरेंस बेनिफिट के रूप में मिल जाएगा। तो क्या याद रखना है कि अगर किसी पर्सन का डेथ 15 फरवरी 2018 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक के बीच में हुआ है और उसने जो है 12 महीने से सर्विस जो है ज़्यादा किया है उस कंपनी में, ठीक है, जिस कंपनी में उसका ड्यूरिंग द सर्विस डेथ हुआ है ना, तो उसके लास्ट 12 मंथ के एवरेज वेजेस को 30 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस पीएफ में जितना रुपया होगा उसका आधा उसमें ऐड करना है, इतना उसको इंश्योरेंस बेनिफिट के रूप में मिलेगा ईडीएलआई स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। अगर मानिए किसी पर्सन का डेथ जो है 27 अप्रैल 2021 के बाद, दैट मीन्स 28 अप्रैल 2021 के बाद, 28 अप्रैल से हुआ है, 28 अप्रैल 2021 से हुआ है, उसके बाद या मतलब 27 अप्रैल के बाद से हुआ है ना, तो उस केस में हम लोग 30 से नहीं मल्टीप्लाई करके 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, कि नहीं आया समझ में? तो इसमें और भी ज़्यादा हो जाएगा। और मैक्सिमम याद रखिएगा इस केस में जब 12 मंथ से ज़्यादा का सर्विस होता है तो मैक्सिमम 7 लाख और मिनिमम 2.5 लाख का प्रोविजन है। इस तरह से हम लोग जो है ना ईडीएलआई का बेनिफिट देते हैं, जिससे जो है उस सदस्य के फैमिली और नॉमिनी जो है उसका जो है भरपाई हो सके, ताकि ड्यूरिंग द सर्विस मरा है। तो ये एक अच्छा इंश्योरेंस है, पॉलिसी है जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। तो पैरा 22 इंश्योरेंस बेनिफिट के बारे में बताता है, कैसे होता है, मैं सब कुछ आपको बता दिया। एक कंडीशन लेस देन 12 मंथ सर्विस का और एक कंडीशन मोर देन 12 मंथ सर्विस इन उसी कंपनी में जिस कंपनी में उसका डेथ हुआ है, ठीक है। उसमें भी 2 डेट याद रखिएगा, 15 फरवरी 2018 से 27 अप्रैल 2021, इस बीच में डेथ हुआ है तो 30 से गुना करते हैं एवरेज पे को, और उसके बाद हुआ है 27 अप्रैल 2021 के बाद हुआ है तो उसमें 35 से गुना करते हैं एवरेज पे को, प्लस जो पीएफ है उसका आधा देते हैं, जितना पीएफ उसके। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर कोई पर्सन अपने पीएफ अकाउंट में ज़्यादा रुपया रखता है तो उसको ईडीएलआई का स्कीम, अगर मानिए दुर्भाग्यवश ऐसा स्कीम लेना पड़े तो समझिए कि उसे ज़्यादा रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ये पैरा 22 हम लोग ने टोटल डिस्कस कर लिया कि क्या होता है इसमें, ठीक है। अब हम लोग पैरा 23 को देखते हैं। पैरा 23 बताता है कि एश्योरेंस बेनिफिट जो है ना किसको पेबल किया जाएगा, मतलब किसको दिया जाएगा एश्योरेंस बेनिफिट। तो जो सदस्य मरा है ना उसके फैमिली को दिया जाएगा या उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। अगर उसने ई नॉमिनेशन किया है ना तो उस नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको दे देंगे। अगर मानिए वो ई नॉमिनेशन नहीं किया है ना तो उसके फैमिली मेम्बर को देंगे। मानिए कि एक सदस्य था, वो मेल मेंबर था, वो मर गया तो उसके वाइफ और बच्चे को देंगे। साथ ही साथ अगर मानिए कोई डिसीज सन उस मेंबर का, मानिए कोई डिसीज सन था उसका, अगर कोई विडो हो, डिसीज सन का विडो और चिल्ड्रेन हो तो उसको भी हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। अगर मानिए कोई एक मेल मेंबर मराना तो उसकी वाइफ और बच्चे को देंगे। अगर मानिए उस मेल मेंबर का कोई डिसीज सन है जिसका विडो और चिल्ड्रेन भी है तो उसको भी हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो लड़का होता है ना, लड़का के केस में 18 साल तक ही ईडीएलआई का बेनिफिट मिलता है और लड़की के केस में जो है केवल अनमैरिड तक ही बेनिफिट मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं, ये समझ में आया। उसके बाद ये आ गया समझ में। अगर मानिए लीगल अडॉप्टेड बच्चा होगा ना तो वो भी इसमें आएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। लीगल अडॉप्टेड बच्चे को भी हम लोग चिल्ड्रेन मानते हैं कि नहीं आया समझ में। अगर मानिए कि जो पर्सन मरा ना उसका मैरिड नहीं हुआ था, मैरिड नहीं था वो, ठीक है, तो उसके मम्मी पापा को जो है इक्वल अमाउंट में जो है इंश्योरेंस बेनिफिट का हिस्सा चला जाएगा कि नहीं आया समझ में। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसी में जो सब पैरा है ना वो
सब पैरा 3 में बोलता है कि अगर कह रहा है कि इन केस ऑफ द ऊपर वाला जितना भी चीज़ है वो सब अगर नहीं हो तो उसका जो है लीगली इंटाइटल्ड जो होगा उसको ये पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अगर 4 बोलता है, इसका सब पैरा 4 बोलता है 23 का, ये बोलता है अगर कोई पर्सन जो है ना, अगर ऑफेंस मतलब लिखा है कि चार्ज विद ऑफेंस ऑफ मर्डरिंग द मेंबर, उस मेंबर को मारने के लिए मतलब उस मेंबर को वही मारा हो या एवेट किया हो मारने के लिए, तो उस पर्सन को जो है ना उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो उस दोष से मुक्ति नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब मानिए कि मतलब जो पर्सन जिस पर्सन का डेथ हुआ है ना उसकी वजह से मतलब उसी के फैमिली में जो है वही पर्सन ने उसे मर्डर किया या एवेट किया है उसे मारने के लिए, ठीक है। उस पर्सन को ईडीएलआई का जो है हिस्सा नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं दिया है जब तक वो जो है दोष से मुक्त नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ये इस 23 के सब पैरा 4 में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि 23 में बताया गया है कि जो ईडीएलआई स्कीम है वो किस किस को दिया जाता है। तो ये 2-4 चीज़ याद रखिएगा कि लड़के के केस में 18 साल से कम को जो है 18 साल से कम को ही दिया जाता है, और लड़की के केस में अनमैरिड होने पर ही दिया जाता है, ठीक है, मैरिड को नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब कितना कितना मिलता है, तो सबको इक्वल अमाउंट में मिलता है, ठीक है। अगर वाइफ और बच्चे हैं ना तो वाइफ और बच्चे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अगर मानिए वाइफ है, बच्चे भी है और डिसीज सन का वाइफ और चिल्ड्रेन है ना, तो डिसीज जो सन था ना, जितना डिसीज सन का हिस्सा था ना उसी उसके वाइफ और चिल्ड्रेन को मिलेगा, कि नहीं आया समझ में। इक्वल अमाउंट इक्वल शेयर मिलता है, ये हमेशा याद रखिए। इक्वल शेयर में ये याद रखिएगा कि डिसीज सन वाले केस में थोड़ा याद रखना है कि डिसीज सन के केस में क्या होता है कि जो डिसीज सन का अगर कोई मानिए विडो है और चिल्ड्रेन है ना, तो डिसीज सन को जितना मिलना था ना उतना जो है उसके विडो और चिल्ड्रेन में बटेगा, न कि उसको इक्वल मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। 23 ये बताता है कि किसको कैसे पैसा जाएगा, ठीक है, ईडीएलआई का बेनिफिट जाएगा। उसके बाद 24 बताता है कि इंश्योरेंस अमाउंट कैसे पेड किया जाएगा, तो ठीक है। तो इंश्योरेंस अमाउंट हम लोग कैसे देते हैं ईडीएलआई का, तो अगर मानिए कि एप्लीकेशन हमारे पास आया, डेथ क्लेम आया, तो डेथ क्लेम में वो जो है अपना बैंक का पासबुक लगाया रहता है, तो उसके थ्रू हम लोग दे देते हैं। तो यही सब लिखा गया है कि डेथ क्लेम को कैसे हम लोग मतलब करते हैं। अगर मानिए माइनर और लुनेटिक है, मतलब जो क्लेमेंट है वो माइनर है और लुनेटिक है, तो उस केस में जो है ना हम लोग एक नेचुरल गार्जियन उसका खोजते हैं, गार्जियन सबको दिया जाता है। तो कह रहा है कि वो जो है ईपीएफ स्कीम 1952 के अकॉर्डिंग उसको देते हैं। अगर क्लेमेंट जो है माइनर और लुनेटिक केस है तो इस केस में ईपीएफ स्कीम के अकॉर्डिंग जो है उसका पेमेंट किया जाता है, या तो पोस्ट ऑर्डर के द्वारा, बैंक अकाउंट पे देते हैं, या फिर एम्प्लॉयर के द्वारा दे देते हैं, या पे के नेम से हम लोग डीडी बना के देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इसको पे करते हैं। ये हम लोग का बोलता है 24। तो क्या याद रखना है कि पैरा 22, 23 और 24। 22 बोलता था कि कितना रुपया किसी को बेनिफिट जाता है, 23 बोलता है किसको जाता है, और 24 बोला कैसे जाता है, ठीक है। तो ये पैरा तीनों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद 25 इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 बोलता है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए एनुअल रिपोर्ट और वर्किंग ऑफ दिस केस स्कीम। तो सेंट्रल बोर्ड जो है ना, एक साल जो अभी खत्म हुआ है साल, इस साल का जो है ना पूरे का ईडीएलआई स्कीम का एक रिपोर्ट बनाएगा, कितना इसमें रिसीव हुआ था, कितना जो है खर्च हुआ था, ये सब का एक एनुअल रिपोर्ट बना करके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। बिफोर द 20th ऑफ दिसंबर इच मंथ, ठीक है। 20 दिसंबर से पहले जो है सीबीटी एक रिपोर्ट तैयार करके देता है पिछले साल का, इतना साल इस साल में ऐसा ऐसा हुआ है ईडीएलआई स्कीम में, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो भी स्कीम है ना उसमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है डायरेक्शन करने का अधिकार होता है। तो 27 पारा में यही लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को जो है क्या करेगा, डायरेक्शन देगा इस स्कीम के बारे में कि ऐसा कीजिए, ठीक है। तो 27, 28 सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस हो गया, ठीक है। ईडीएलआई एक, हाँ 29 एक जो है पैरा 29 याद रखिए, लिखा है पनिशमेंट फॉर फेल्यूर टू सबमिट द रिटर्न। मानिए कि कोई एम्प्लॉयर है, कोई पर्सन है जो सबमिट मतलब रिटर्न नहीं किया, मतलब मानिए अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, तो पनिशमेंट है मैक्सिमम 1 साल का सजा होगा, या 4000 फाइन होगा, या दोनों होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन देखिए लिखा हुआ है डिडक्ट टू अटेम्प्ट या डिडक्ट द वेजेज, ठीक है। मानिए कि जो है सदस्य का क्या कर रहा है, वेजेज को कम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। या फिर लिखा है कि फेल टू रिफ्यूज द सबमिट ऑफ रिटर्न जमा नहीं कर रहा है, मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं जमा कर रहा है, या इंस्पेक्टर को ऑफिस में, मतलब जो इंस्पेक्टर को एक अधिकार होता है वो किसी भी प्रेमाइसेज में जो है जा सकता है चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर उसको रोकता है, ठीक है, और भी कुछ भी नॉन कंप्लाइंस करता है ना, इस सब के लिए जो सजा दिया गया ईडीएलआई स्कीम के लिए, उसका सजा क्या है, 1 साल, नहीं तो 4000 का फाइन, या दोनों चीज, ठीक है। तो ईडीएलआई स्कीम हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। ईडीएलआई स्कीम में जो इंपॉर्टेंट पारा था मैंने उसको मेंशन किया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पारा है। सब पैरा तो याद नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 5 से 10 पैरा इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया आपका 22,
324, ठीक है। उसके बाद पैरा 1-2 तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसे ये पैरा 29 है, पनिशमेंट की बात करता है, तो ये सब इस तरह से आप देख लीजिएगा कौन कौन से पैरा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।